Vamos. आजिकार वेबिनार रे समस्त को स्वागत। मु वर्तमान अविनाश भाई को अनुरोध करी से आरंभ करंतु। शुभ संध्या समस्त को आजिकार वेबिनार रे स्वागत जनाऊँ। आज आम सहित अच्छा आम परिषद अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पत्री एवं किसी यांत्रिक त्रुटि जो बोध अविनाश ऑडियो टी आम सहित आसी पारु नाही। वर्तमान मु अनुरोध करी माननीय संतोष भाई को से सभा को वक्तव्य देवे। संतोष भाई आपण अनम्यूट करंतु। हेलो शुभुजी हेलो हेलो एबे कोंतु। प्रिय साहित्यिक बंधुगण आज वेबिनार रे आम सहित आज मुख्य वक्ता माननीय श्री ऋषि कुमार मिश्र जी और आम प्रिय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश पत्री जी आम सब उपस्थित अच्छा। आज ये जो विषय अच्छी वेबिनार राष्ट्रोत्थान रे साहित्यिक भूमिका यारी पाक जीवा पूर्व आमर मान्य अतिथि श्रीयुक्त ऋषि कुमार मिश्र को स्वागत करने आमर अध्यक्ष मान्य डॉक्टर रमेश पत्री अनुरोध करुच्ची से तार स्वागत भाषण रखापी। नमस्कार। अखिल भारत साहित्य परिषद विचार मंथन कार्यक्रम रे आम सहित जोड़ी होइतिबा ओडिशा और ओडिशा बाहर रही कार्यक्रम संदर्शन करुवा समस्त साहित्यिक बंधु भाई और भौणी को सादर अभिनंदन। आज आलोच्य विषय थिला राष्ट्र उत्थान रे साहित्यिकर भूमिका। यही आलोचना रे योगदान पूर्वक अनुप्रेरित करिथान्ते आमर वरेण्य राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीयुक्त श्रीधर जी पराडीकर महोदय, किंतु तांको असुस्थ हेतु से जोग दे पारि नाहंती। आमर वरेण्य राष्ट्रीय मंत्री माननीय श्रीयुक्त ऋषि कुमार जी आज यही कार्यक्रम को आग को नेवा पई आम गहन उपस्थित अछंती। श्रीयुक्त मिश्र जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद सहर रे संप्रति मुंबई ठारे भारतीय रेलवे रे से जड़े सेवारत अधिकारी। पिलाटी दिन साहित्य प्रति विशेष अनुरुचि रखी आसथिबा श्रीयुक्त मिश्र बहु दिन धरी मुंबई रो प्रकाशित हुई आसथिबा नारायण संपादक दायित्व रे थिले।
महाराष्ट्र साहित्य परिषद संपर्क करे आसिबा परे महाराष्ट्र साहित्य परिषद रो से संगठन कार्य बुझुतिले। सन 1931 रो अद्यावधि साहित्य परिषद रो राष्ट्रीय संपादक रूपे दायित्व तुलाई आछंती। से अनेक अनुष्ठान रो संपादकीय दायित्व तुलाउचंती। से ओडिशा को बारंबार आसी बा संगे संगे आमको अनुप्रेरित करुचंती। एतद् व्यतीत साहित्य परिषद विभिन्न कार्यक्रम संगोष्ठी संरचना साहित्य संवर्धन यात्रा मध्य देश विदेश साहित्यिक मान भ्रमण करिवार सुजोग दे भ्रमण साहित्य रे जो प्रकार राष्ट्रीय अस्मिता का रूप देइचंती से सबरु प्रकाशन आमर सबुठ बड़ पुंजी होई विपुल पाठकीय स्वीकृति लाभ करि आछि। ए जाय श्रीलंका मॉरिशस इंडोनेशिया थाईलैंड इंग्लैंड एवं देशर बहु दुर्गम अंचल को आम संवर्धन साहित्य यात्रा आग को बढ़ाई जो प्रत्यक्ष अनुभूति लाभ करा जायछि ताहा अत्यंत रोचक एवं स्मरणीय होई रहिछि। मोर सौभाग्य आमर आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीयुक्त मिश्रଙ୍କ सहित श्रीलंका यात्रार सुजोग लाभ सहित साहित्य सर्जन जोड़ी हो पारिछि। तेबे श्रीयुक्त मिश्र केवल साहित्य साधन रे अटकी जाई नांती देशर दुर्दिन रे कोरोना कबलित असहाय सेवारे निजको नियोजित करि आछंती। संप्रति केंद्रीय स्तर रे परिषद लोकयात्रा लोकभाषा एवं लोकदेवता उपरे तथ्य संग्रह पूर्वक साहित्य संकलन करुछि। ओडिशा रे मध्य एई कार्यर अयमारंभ होईछि एवं श्रीयुक्त मिश्रଙ୍କ प्रत्यक्ष निर्देशना ए सबर सफल रूपायन पई सहायता होई पारिछि। आज ए शुभ अपराह्न रे श्रीयुक्त ऋषि कुमार मिश्र को निवेदन करुछि आज विषय अवतारण संगे संगे से आम मान को अनुग्रहित करिवे। श्रीयुक्त मिश्र महोदय। कितना समय है पत्री जी? जी समय कितना है? कितना समय दे रहे हैं? समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप बोल सकते हैं। अरे फिर भी कुछ तो रहता है। 40 अच्छा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमान नारायण जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद उड़ीसा प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमेश पत्री जी, महामंत्री संतोष महापात्रा जी और सभी परिषद के उड़ीसा प्रदेश के इकाइयों के पदाधिकारी और साहित्य प्रेमी बंधुओं भगिनों, इस पटल से जुड़े हुए श्रोता और दर्शकों, इन दिनों लगभग 5 महीने से हम लोग एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और इन दिनों साहित्यिक गतिविधियां ही नहीं, जीवन की गतिविधियों में भी बहुत विराम लगा है। लेकिन अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने एक नया रास्ता निकाला है कि जो हमारे वर्तमान सामाजिक माध्यम हैं, वर्चुअल मीडिया है, उसके माध्यम से हम अपनी संगोष्ठियां कर रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से संगोष्ठियां करना, देश में प्रदेश में सबको एकत्रित करना मुश्किल अवश्य होता है, लेकिन उन संगोष्ठियों का परिणाम अधिक लाभप्रद होता है, यह हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जानते हैं। इन माध्यमों से संगोष्ठी करना हमारा धर्म नहीं है, आपद धर्म ही है और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही यह समय निकल जाएगा और हम
अपने उस वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे और पुनः एक दूसरे के साथ बैठकर विभिन्न साहित्यिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, राष्ट्रीय विषयों पर उसी प्रकार से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है वह विषय है राष्ट्र के उत्थान में साहित्यकार की क्या भूमिका हो। बंधुओं, यह एक मूल विषय है कि साहित्य का क्या प्रयोजन है, साहित्यकार का क्या उद्देश्य है। यह हमारा साहित्य का मूल विषय है। जब हम यह कहते हैं कि राष्ट्र के उत्थान में साहित्यकार की क्या भूमिका है, उस समय हमारी दृष्टि साहित्य परिषद की दृष्टि होती है, क्योंकि साहित्य परिषद का उद्देश्य साहित्य के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण ही है। इसलिए बार बार इन विषयों की हम चर्चा करते हैं। मित्रों, अगर हम देखें तो साहित्य को चाहे जीवन का अनुकरण माना जाए, चाहे जीवन का दर्पण माना जाए, और चाहे जीवन की आलोचना माना जाए, क्योंकि ये तीन विचारधाराएं हैं, तीन तरह के विचार हैं। एक विचार जीवन को दर्पण मानता है, साहित्य को जीवन का दर्पण मानता है, और एक अनुकरण मानता है, और एक आलोचना मानता है। तो इन तीनों विचारधाराओं में जीवन उभयनिष्ठ है, अर्थात जीवन तीनों विचारों में सन्निहित है। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य की अवस्थिति बिना जीवन के नहीं है, जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हमको विचार करना है कि जीवन की परिव्याप्ति क्या है साहित्य के संदर्भ में। जीवन एक व्यक्ति का भी होता है, जीवन मनुष्येतर प्रकृति में भी होता है। तो किस जीवन की बात साहित्य में की जाती है और उस जीवन की परिव्याप्ति क्या है? क्या साहित्यकार का जीवन या उसका आस्वाद करने वाले श्रोता का भी उसमें समावेश है? तो श्रोता एक नहीं होता, श्रोताओं की का जो परिमाण होता है, उनकी जो संख्या होती है वो असीमित होती है, असंख्य होती है। तो साहित्य एक व्यक्ति से निर्मित होता है, लेकिन वह एक समूह को संबोधित हो सकता है। तो जीवन की परिव्याप्ति के विषय में हमें विचार करना पड़ेगा। तो जब जीवन की बात करते हैं तो ये तो तय है कि साहित्यकार का कार्य, साहित्यिक का कार्य, साहित्य का सृजन, यह एक वैयक्तिक कार्य नहीं है। कुछ विद्वान यह मानकर चलते हैं कि फ्रायड, युंग जैसे लोग जो हैं, जो विदेशी विचारक हैं, दर्शन शास्त्री हैं, उनसे निकला हुआ जो विचार है वो ये मानता है कि साहित्यकार का कार्य वैयक्तिक है। वह अपनी भावना में रह करके जो उसके मन में आता है वैसी रचना करता है। वह किसी अन्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन यह विचार मान्य
है नहीं समाज में। इस विचार को अब तक अमान्य कर दिया गया है। अब जब व्यक्ति के लिए नहीं है तो किसके लिए है? जीवन के लिए तो है ही, ये तो निश्चित है। तो जीवन किसका? सीधा सा जवाब हमारे पास है कि समाज जीवन के लिए। साहित्यिक अपने कार्यों से, अपने सृजन से समाज के लिए उत्तरदायी होता है। अब हमको यहां पर यह भी तय करना पड़ेगा कि समाज हम किसको कहते हैं। एक साहित्यकार का समाज क्या होता है? समाज के बारे में जो परिभाषाएं चलती हैं, कहते हैं कि मनुष्यों का एक समूह समाज होता है, सामान्य सी परिभाषा है। लेकिन साहित्य की दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमें केवल, हम उस समाज में केवल मनुष्य जाति को ही सम्मिलित नहीं करेंगे। मनुष्यों के साथ साथ मनुष्यों के इतर जो सृष्टि है, जिसमें पशु पक्षी भी आते हैं, जिसमें अचल जो सत्ताएं हैं, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, इनका भी समाज में समावेश होता है। केवल यही नहीं, ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो परंपरा हो, कोई भी विचार सरणी हो, विज्ञान हो, यह सब भी समाज के अंतर्गत इनका समावेश होता है। कहने में बात अजीब लगती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक समाज क्या है, साहित्यकार की एक परिवृत्ति है जिसके प्रति वह अनुरक्ति अनुभव करता है, जिसके प्रति उसमें लगाव होता है। और इस परिव्यक्ति में, इस परिवृत्त में, इस परिधि में मैंने जिन जिन भौतिक सत्ताओं का नाम लिया, ज्ञान की जिन सरणियों का नाम लिया, उन सबका समावेश है। एक साहित्यकार अगर किसी मनुष्य के समूह के प्रति, पशु पक्षियों के समूह के प्रति, ज्ञान की परंपरा के प्रति और इतिहास के किसी कालखंड के प्रति अपनत्व नहीं अनुभव करता है, तो वह उसका समाज नहीं होगा। और समाज एक स्थिर इकाई नहीं है। यह निर्भर करता है साहित्यकार की क्षमता के ऊपर कि उसका समाज कितना बड़ा होगा। अगर साहित्यकार की क्षमताएं कम हैं, उसकी सृजनशीलता कम है, उसके ज्ञान में कोई खोट है, तो हो सकता है उसका समाज केवल उसके परिवार तक, उसके मोहल्ले तक, उसके शहर तक सीमित हो। अगर साहित्यकार ऊर्जावान है, सृजनशील है, मेधावी है, प्रतिभा संपन्न है, क्षमतावान है, तो उसका समाज उसी क्रम में उसके प्रदेश, उसके देश और पूरी सृष्टि और अंततः जाकर पूरे ब्रह्मांड को परिव्याप्त कर सकता है। तो जब हम ये कहते हैं कि साहित्यकार का दायित्व राष्ट्र के संदर्भ में क्या है, तो हमारी सोच कहीं ना कहीं यह होती है कि अगर वह साहित्यकार है तो उसका समाज कम से कम
राष्ट्र की सीमा तक परिव्याप्त होना ही चाहिए। और यह अर्थ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के लिए अधिक समीचीन है, क्योंकि हम प्रारंभ ही राष्ट्र से करते हैं। राष्ट्र की अवधारणा से नीचे हमारा कोई समाज होता ही नहीं है। हमारा चिंतन कम से कम हमारे राष्ट्र की सीमाओं तक जाता है। तो हमारे राष्ट्र का जो समाज, राष्ट्र के जो व्यक्तियों का समूह, राष्ट्र की परंपराएं, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की भौतिक सत्ताएं, प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण, इतिहास, हमारा पारंपरिक और अर्वाचीन ज्ञान, यह सारे के सारे जो राष्ट्र के लिए आवश्यक भी हैं और राष्ट्र के लिए हितकारी हैं, वही हमारी संवेदना का विषय बनते हैं, वही हमारी अनुरक्ति का विषय बनते हैं, और उन्हीं के उत्थान से और उनके उत्थान की परंपरा से हम भावित होते हैं, और उस भावना से प्रेरित होकर ही हम सृजन करते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास दो रास्ते हैं। एक कि राष्ट्र के उत्थान के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके प्रति हमारी भावना बनना, और उस भावना से प्रेरित होकर साहित्य की रचना करना, जिससे साहित्यकार जिस भावना से अनुरक्त होकर के साहित्य की रचना कर रहा है, उस भावना को उसके साहित्य के प्रसार के साथ साथ एक नया उत्थान मिले, एक नई व्यापकता मिले, जिससे उस साहित्यकार की राष्ट्र के प्रति जो भावना जागृत हुई है वह भावना जन जन तक व्याप्त हो। यह है आज के विषय का जो मूल है। इसके पीछे जो एक तात्विक चिंतन है वो ये है। अब साहित्यकार के दो तरह के कार्य रहते हैं। एक तो उसका जो एक शास्त्रीय रूप से अध्ययन, पठन पाठन, लेखन सदैव चलता रहता है, लेकिन साहित्यकार की भूमिका, जब हम कहते हैं कि भाई राष्ट्र के उत्थान में साहित्यकार की भूमिका क्या होती है, तो राष्ट्र के जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनके प्रति साहित्यकार कौन सी दृष्टि से संवेदित होता है, किस प्रकार संवेदित होता है, और उनसे प्रेरित होकर के किस तरह की रचना करता है, किस तरह की उसकी प्रतिक्रिया होती है, अगर यह दृष्टि रख करके हम चलेंगे कि राष्ट्र के लिए जो आवश्यक विधान है, राष्ट्र के लिए जो घटनाएं, जो राष्ट्र में घटित घटनाएं हो रही हैं, उनका सकारात्मक पक्ष, उनका लोकग्राही पक्ष, लोक कल्याण का पक्ष और विकसित हो, तभी हम अपनी भूमिका में, राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सफल हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ उदाहरण देकर के अपनी बात स्पष्ट करना चाहें, इतिहास में अगर हम जाएं तो जब भी देखिए घटनाएं दो ही तरह की होती हैं। घटनाएं तो घटेंगी, उन पर साहित्यकार का कोई वश नहीं होता है। कार्य कारण संबंध से घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को किस तरह से राष्ट्रीय अवसर के रूप में परिवर्तित करने का वातावरण निर्माण करना, यह साहित्यकार का दायित्व हो सकता है। जैसे आज के हमारे जो शासक हैं, उन्होंने ये कोरोना की महामारी है, पूरे देश विदेश में क्या स्थिति है
हम उसका अनुशीलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस महामारी से सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं पूरे विश्व की, लेकिन हमारे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, उन्होंने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि घटनाएं तो घटेंगी, उन पर हमारा कोई वश नहीं है, उस घटना को हम अपने उत्थान के अवसर में किस तरह से बदल दें। यह दृष्टि पहली बार भारतीय समाज को देने का कार्य हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इस घटना से भी, इस महामारी से न तो कोई अफरा तफरी है, और बल्कि ये सबका अनुभव है कि इस विचार से प्रेरित होकर के हमने इस महामारी के व्यवस्थापन में सारे संकटों के होते हुए भी अपने मन को स्थिर रह करके और बड़ी अच्छी तरीके से हमने इसे निपटा है। बीमार भी हुए हैं, मृत्युएं भी हो रही हैं, दुखद है। तो साहित्यकार की भी यही दृष्टि होनी चाहिए, एक सकारात्मकता होनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए उस घटना का कौन सा पक्ष उसको उजागर करना है। इस दृष्टि से उसका जो सकारात्मक, घटना कोई भी हो, हर घटना का एक दो पक्ष होते ही हैं, एक अच्छा पक्ष होता है और एक बुरा पक्ष होता है। तो अच्छा पक्ष ही राष्ट्र के लिए उचित होता है। जहां आवश्यक हो वहां साहित्यकार को अपने साहित्य के माध्यम से हथियार का उपयोग भी करना पड़ता है, और इतिहास में किया गया है। हम जानते हैं उन सब चीजों को। साहित्यकार कभी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जो आवश्यक होता है वह करने का हर परिस्थिति में प्रयास करता है, घटना चाहे कैसी भी। अगर हम इतिहास में से उदाहरण देना चाहें तो प्रारंभ काल से देखिए, तुलसी के समय में अकबर का शासन तुलसी के समय था, क्योंकि साहित्यकार जो होता है, ये जो कार्यकारी शक्ति होती है वो शासक के पास ही होती है, करना उसको रहता है। साहित्यकार के पास कार्यित्री नहीं, उसके पास भावयित्री प्रतिभा होती है। वो वातावरण का निर्माण करता है, वो समाज का दिशा दर्शन करता है। साहित्य का दर्पण ही नहीं, साहित्य का अर्पण भी होता है। वो केवल दर्पण में कैसा समाज है उसको देखता नहीं है, बल्कि समाज को भी दर्पण दिखाता है। तो ये साहित्यकार की भूमिका होती है। इससे साहित्यकार देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। अकबर ने, और इसी कारण से साहित्यकारों को और कलाकारों को, जो वास्तविक साहित्यकार होते हैं, उनको शासक अपने पक्ष में करने के लिए सदैव लालायित रहता है। और साहित्यकार वही सच्चे होते हैं जो राष्ट्र की क्रियाविधि को न छोड़ करके, वे न तो पुरस्कार के लालच में, न भौतिक सुख संपदा के लालच में, किसी भी लालच से वे अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। ऐसे ही साहित्यकार राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका दे पाते हैं। तुलसी का दोहा ये प्रसिद्ध है, हाँ चाकर रघुनाथ को पटो लिखो दरबार। अकबर ने उनको अपने नवरत्नों में स्थान देने का प्रयास किया, तो उन्होंने सीधा सा टका सा जवाब दिया, अरे हम तो रघुनाथ के चाकर हैं, राम जी के चाकर हैं, हमने तो पट्टा लिखा के रखा है। तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। नर एक होता है, एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है साहित्यकार, वो पूरे समाज के लिए है। अब इसमें नर शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक, जहां बात आई ना समाज की और व्यक्ति की, तो तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार। नर एक है, तो एक के लिए, एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए साहित्यकार साहित्य का सृजन नहीं करता है, वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए साहित्य का सृजन करता है। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, गंग का उदाहरण दिया जा सकता है। ये आनुषंगिक, ये आवश्यकता है साहित्य रचना के साथ साथ जब भी आवश्यकता पड़े उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने की, क्योंकि इससे समाज को गति मिलती है, राष्ट्र को गति मिलती है।
बिहारी के समय में, मैं प्रसिद्ध उदाहरण ही बता रहा हूं केवल अपने विषय को ठीक से समझ पाने के लिए। राजा जयसिंह, राजस्थान में उनका शासन होता था, वे भोग विलास में पड़ गए। अब ये हुआ, तो बिहारी, अगर जो हिंदी साहित्य जानते हैं वो जानते हैं, बिहारी रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, श्रृंगार के साहित्यकार हैं, नख शिख वर्णन उनके बड़े प्रसिद्ध हैं। लेकिन साहित्यकार तो साहित्यकार होता है, जब आवश्यकता पड़ती है तो वो क्रांतिकारी बात कहने में कभी पीछे नहीं हटता। जब सारा समाज उस राजा की विलासिता से पीड़ित होकर के अधःपतन की ओर जाने लगा, तो साहित्यकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और एक दोहा लिख करके भेजा राजा जयसिंह के पास। दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल। अरे तुम जिस एक युवती के, एक किशोरी के प्रेम पास में बंधे हुए हो, वह एक कली की तरह से है जो अभी विकसित नहीं हुई है, जिसमें न तो पराग है न मधुर मधु है, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अरे भंवरा अगर कली से ही बिंधा हुआ है तो आगे जाकर के क्या हालत होगी इस राजा की और इस राजा के राज्य की। आंख खोलने वाला दोहा। और जय सिंह ने इस दोहे का अर्थ समझा और तुरंत जिस दशा में थे उसी दशा में वापस आकर के अपना राजकाज संभाल लिया। तो ये साहित्यकार की भूमिका होती है। राष्ट्र में जब भी संकट उपस्थित हो, साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्र के लिए कार्य करने वालों का भी मार्गदर्शन करे, समाज को संभाले भी। एक घटना आधुनिक काल से भी बतानी चाहिए। सबसे बड़ा संकट का काल आजादी के बाद जो आया वो कौन है? वो 1975 में जो लागू किया गया आपातकाल था। उस समय सारे साहित्यकारों के मुंह बंद कर दिए गए, लेकिन साहित्यकार अपना रास्ता निकालता है। यानी शासन की किसी भी कार्य की आलोचना करना उस समय मृत्यु को निमंत्रण देना था, लेकिन साहित्यकार अपनी बात कहे बिना रहता नहीं है। दुष्यंत कुमार जैसे साहित्यकारों ने कह दिया, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और इसका प्रभाव बहुत दूर तक गया, बहुत दूर तक गया। सारे साहित्यकारों, साहित्य जगत में इस पंक्ति की सराहना हुई। और जो साहित्यकार प्रमाद में पड़े हुए थे, जो शासन की दुंदुभी बजाने में लगे हुए थे, उनको भी इससे प्रेरणा मिली। और आपातकाल में भी उस शासन व्यवस्था को बदलने के लिए विपुल परिमाण में इस पंक्ति के बाद बहुत बड़े साहित्य का निर्माण हुआ। तो ये घटनाएं हैं कि साहित्यकार किस तरह से राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अब अखिल भारतीय साहित्य परिषद के साहित्यकारों के लिए सोचने के लिए कुछ बातें। हम साहित्य की रचना में बहुत पुराने समय से लगे हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं, उनमें हमने प्रतिक्रिया भी दी है। जहां आलोचना करने की आवश्यकता पड़ी है वहां हमने आलोचना भी की है। प्रशंसनीय घटनाएं कुछ कम ही हुई हैं, लेकिन एक नई ऊर्जा का संचार हम देख रहे हैं पिछले 6-7 वर्षों में। मैं कुछ खास घटनाओं का जिक्र करूं कि भाई ये घटनाएं अगर हमारे साहित्य सृजन की संवेदना का बिंदु बनेंगी तो राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को गति देने में, राष्ट्र के विकास में कुछ गति आएगी क्या? पहली बार 2014 में हमने एक घटना देखी कि एक शासक
संसद भवन में प्रवेश करते हुए संसद की ड्योढ़ी पर अपना माथा रखता है। हम संसदीय लोकतंत्र में जी रहे हैं। हमारा राष्ट्र जनतंत्र का संवाहक है और इस जनतंत्र के लिए अपनी श्रद्धा निवेदित करने वाला व्यक्ति और इस तरह से निवेदित करने वाला व्यक्ति पहली बार हमें दिखाई पड़ा। क्या यह घटना हमारी संवेदना का विषय बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? अगर यह भावना, जो सच्ची भावना लेकर के एक शासक उस संसद भवन में प्रवेश करता है, इस भावना को हम अपने साहित्य के माध्यम से किस तरह से अगर हम उसको विस्तार दें, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो क्या है, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं होगी, राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा? पिछले कुछ वर्षों में इतने बड़े समाज को अपने अपने घर मिले। आप कल्पना करें, हम सब लोग गांवों से भी परिचित हैं, गरीबी से भी परिचित हैं, अमीरी से भी परिचित हैं, शहरों में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, हर तरह के लोगों से परिचित हैं। क्योंकि साहित्यकार की बात हो रही है, साहित्यकार में पर काया प्रवेश, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसका तात्पर्य क्या है? साहित्यकार किसी भी परिस्थिति में अपने को रखकर किसी के, इसको कहते हैं पर काया प्रवेश, वो कुत्ते के अंदर भी प्रवेश करके कुत्ते की भावनाओं को भी समझ सकता है। किसी भी व्यक्ति की, एक गरीब व्यक्ति की भावना में आप प्रवेश करें साहित्यकार के नाते, और उस व्यक्ति की उस समय की स्थिति, कितनी बड़ी लालसा होती है, कितनी बड़ी उत्कंठा होती है अपना एक छोटा सा एक छत पाने की। जब उस पूरे घर को कुछ इतना एक कष्ट सहने के बाद उसके ऊपर एक छत आई होगी, तो उसकी भावनाएं किस तरह से उल्लसित हुई होंगी, उस परिवार की क्या चेष्टाएं रही होंगी, उस परिवार ने किस तरह से अपनी खुशी व्याप्त की होगी, उसकी क्या संवेदना रही होगी। उस संवेदना का अनुभव हम करेंगे। अगर उस संवेदना का अनुभव करके हम इस संवेदना को विस्तार देंगे, तो राष्ट्र का कोई विकास हो सकेगा क्या? राष्ट्र का कुछ उत्थान हो सकेगा क्या? हम साहित्य के निर्माण में अपनी भूमिका, अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे क्या? ये विषय हमारे लिए विचारणीय है, साहित्यकार के, अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए साहित्यकार के नाते। हम बहुत सारे, एक विपुल साहित्य का निर्माण, और मंचों का साहित्य तो भरा हुआ है ओज के साहित्य से। हम जानते हैं कि पड़ोस में हमारा एक दुश्मन राष्ट्र है, और ओज की जितनी रचनाएं होती हैं उनमें कहीं न कहीं उस देश का संकेत होता ही है, सांकेतिक रूप से, और कभी कभी पूर्णतया। हम उसको परास्त करने के लिए, हम अपनी सारी वीरता उसके लिए न्यौछावर करने के लिए हरदम तैयार रहते हैं अपने साहित्य में। और उसकी जड़ में क्या था? इस विद्वेष का, उस देश के साथ हमारे विद्वेष का जो एक कांटा था, वो क्या था? कश्मीर था, और वो कांटा साफ हो गया। धारा 370, हम कितना भावित हैं उससे। धारा 370 हटने का वहां के समाज में, हमारे पूरे राष्ट्र जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? जन जन की भावना में क्या परिवर्तन आएगा? एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ा महिलाओं का, स्त्री विमर्श के बारे में हम बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन एक बड़े स्त्रियों के एक बड़े वर्ग को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। ये घटना है, ये हमारे समय की एक ऐसी घटना है। स्त्री विमर्श की बात हम करते हैं, कभी हमने स्त्री विमर्श के विषय में इस घटना को समाहित करके देखा है? देखना चाहिए हमको या नहीं देखना चाहिए, यह हमारे लिए एक विचार का प्रश्न है। अभी अभी एक घटना घटी है, पूरे राष्ट्र जीवन में उबाल आ गया है। अभी कब की घटना है? 3 दिन पहले की घटना है, 5 अगस्त की घटना है। एक शिलान्यास हुआ है,
हमारा पूरा सांस्कृतिक जीवन जी उठा है। भारतीयता में विश्वास करने वाले समाज ने किस तरह से दीपावली मना करके, पटाखे फोड़ करके अपने उल्लास का प्रकटन किया है, अभिव्यक्ति की है। तो ये घटना हमारी साहित्यिक संवेदना का विषय बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, कितना बननी चाहिए, कितना विस्तार हमको इसको, क्योंकि ये राष्ट्र को एक करने वाली घटनाएं हैं। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, हम समरसता की बात करते हैं, तो साहित्यकार के नाते हमको ऐसी घटनाओं का चयन करना पड़ेगा और उनको अपनी संवेदना का, साहित्यिक सृजन का विषय बनाकर और पूरे समाज को आंदोलित ही करना पड़ेगा। हम आंदोलित करने का मतलब ये नहीं कहते कि भाई आपको लाठीचार्ज करने जैसा साहित्य की रचना करनी है। क्रोध का समावेश हमें नहीं करना है। क्रोध पहले ही समाज में बहुत है। दो ही तरह का साहित्य होता है, एक क्रोध उत्पन्न करता है, एक संवेदना उत्पन्न करता है। हम भारतीय परंपरा के लोग हैं, हम क्रोध नहीं उत्पन्न करते, हम संवेदना उत्पन्न करते हैं। संवेदना से व्यक्ति बदलता है। संवेदना वह है, जैसे हम एक जानते, एक विचार वर्ग होता है, वो कहता है धन का समान वितरण होना चाहिए, लेकिन वो कहता है क्रोध उत्पन्न करो अपने में और छीन लो उससे। ये है, इस तरह का कार्य अगर साहित्य में होता है, साहित्य में घटित होता है, तो ये क्रोध का साहित्य होता है। और जब हम दान की बात करते हैं कि अगर आपके पास दान अधिक है, जब हम ये कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखें नदी न संचय नीर, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी कभी अपने नीर का संचय नहीं करती, तब हम उस दान की महत्ता को, यानी समाज की समरसता को, उस संवेदना को जागृत करना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, हे तुलसी, जब ये कहते हैं कि चिड़ियों के पीने से, चिड़ियों के खेत में खाने से न तो अन्न कम होता है, ना नदी का पानी पीने से नदी का पानी कम होता है, तो हम अपने उस संचित धन को जो हमारे उपयोग में नहीं है, उसको समाज के कल्याण में लगा देने की बात करते हैं। यह संवेदना उत्पन्न करने वाला साहित्य है। तो हम राष्ट्र जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनके प्रति सचेत रहें, उनके सही पक्ष को समझें और सकारात्मक भाव से संवेदना उत्पन्न करने वाले भाव का साहित्य अपनी प्रतिभा से सृजित करते जाएं। मुझे लगता है कि तभी हम साहित्यकार के रूप में भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा पाएंगे। और यह जो विषय हमें दिया गया है कि राष्ट्र के उत्थान में साहित्य की क्या भूमिका है, इस भूमिका का भी निर्वहन हम अच्छी तरह से, ठीक तरह से, उचित ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से हम कर पाएंगे। विषय तो बहुत लंबा है, बहुत बात की जा सकती है, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। इसलिए मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पत्री आज्ञा, आपण एबे कहि परिबे? कौन कहतु आज्ञा, आपण एबे वक्तव्य रखंतु। कौन कहले? आपण एबे वक्तव्य रखंतु। मोर एबे नथिला। मु माननीय संतोष भाई को बर्तमान अनुरोध करिबी से निजर वक्तव्य रखंतु। मान्य अध्यक्ष महोदय, सम्मानस्पद अतिथि श्रीयुत ऋषि कुमार जी, उपस्थित समस्त साहित्यिक भाई माने, ये राष्ट्र
बहुत प्राचीन जार संज्ञा आमर पूर्ववर्ती साहित्यवान बिल्कुल जाइए से वाल्मीकि एवं व्यास समस्ते सीमारेखा तैयारी कर जाइए अन्य राष्ट्र भली कौन से ना जो साहित्य को राष्ट्र चिंतन नहीं देना एभली साहित्य भारत वर्ष ना समस्त प्राचीन साहित्य भारत वर्ष राष्ट्र संबंध में वर्णना दि जाइए भारत वर्ष ना भी कहीकि से जाइए भरणाच प्रजानाम बही मनुर भरत उच्यते ये मनु प्रजा मान को भरण रक्षण करते ना भरत थिला एवं से मनु ठार ये देश ना भारत बसी कर्म भी पुण्य बोली कहीकर जाइए ये राष्ट्र वर्णना से वेद काल आज पर्यंत राष्ट्र वर्णना दि जाइए उत्तर समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिण राष्ट्रोत्थान सहित भारत सब साहित्यिक मानकर संपर्क रही साहित्यिक कलम जब राष्ट्र बंधन नगला ये जननी जन्मभूर बंधन नगला साहित्यिक ये जो साहित्य अच्छी साहित्यर मूल्य मूल्य आम से नुहे राष्ट्र जीवन विपद सहित भी साहित्यिक संपद हवा दरकार राष्ट्र जीवन सौभाग्य से जड़ित हवा दरकार या राष्ट्र जीवन सहित साहित्यिक अतुभा जड़ित हवा दरकार ये विषय में साहित्य भूमिका बड़ सुंदर भाव में आज आम माननीय अतिथि ऋषि कुमार जी बड़ सुंदर भाव वक्तव्य रखिले से साहित्य परिषद ओडिशा तरफ व्यक्ति भाव में कृतज्ञता जनाऊँगी आमर माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पत्री बहुत समय धरी मूल्यवान समय देते ये वेबिनार को सफल कर भी धन्यवाद दूची कृतज्ञता जनाऊँगी वेबिनार आयोजन करथिबा विशेषकर अविनाश ओम भाई प्रदीप भाई एवं नारायण भाई ये समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी एभली एक सुंदर वेबिनार आयोजन कर जो कोरोना समय आम मैंने परस्पर मिसी पार्नु जहाँ भी हो ये एक नव संवाद माध्यम आम मैंने परस्पर को जोड़ी पार्छु से ये जो जिते कार्यक्रम से विशेष भाव में धन्यवाद दूची आज उपस्थित समस्त साहित्यिक भाई मान को भौणी मान को पेशाचार धन्यवाद देवी जे समय को बाहर कर आज रविवार भली दिन में आम सहित जोड़ी एभली एक चिंता उद्रकारी विषय निजक सामिल कर सहभागिता समस्त कृतज्ञता जनाऊँगी समस्त धन्यवाद दूची आशा करुँची भविष्य ये वेबिनार हुए आपने समस्त आउ थे जोग देवे आम मान उत्साहित करेंगे एथि प्रेरणा नहीं राष्ट्र जीवन रे को लगेबे ताल भी आम ये राष्ट्र सेवा और राष्ट्र उन्नति में सहभागी हो पार ये एक प्रेरणा आम कलम को ये चिंता उदयकारी विषय आमको मिल एक आशा रखुची भविष्य पुणी थे आप सहयोगिता कामना करुँची समस्त को आउ थे हृदय धन्यवाद दूची और आसंता कार्यक्रम आम मैंने पुणी थे जोड़ी हवा ये राष्ट्र चिंतन में साहाय्य करने ये साहित्यर उत्तरोत्तर उन्नत करने ओडिया साहित्यर उत्तरोत्तर कामना कर सहयोग एभली एक कामना रखी पुणी थे समस्त को आउ थे साहित्य परिषद तरफ मो तरफ आपको धन्यवाद दूँ।